Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another video of exam analysis. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, we will be looking for all the GK, GS and English के क्वेश्चन जो कि आपके 23 अक्टूबर के SSC MTS के जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे. So guys, 23 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस वीडियो is already live on the channel. You can go and watch that out. एंड फॉर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस आप इस वीडियो को पूरा से जरूर देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल. चाहे आप एसएससी एमटीएस का पेपर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो या किसी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो चुका हो या होने वाला हो, फॉर ऑल ऑफ यू ऑल इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज these GKGS and English questions are very important for from the perspective of the of all the competitive examinations. तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या रहा पेपर का लेवल. वाज दैट इजी, टफ या फिर मतलब हैंडल करने लायक था. ठीक है. एंड यस गाइज, वन मोर थिंग, वीडियो को शुरू करने से पहले इफ यू गाइज आर न्यू ऑन द चैनल और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस और हमारे सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली आपके पास मिल जाएं. ठीक है. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट एंड अब देख लेते हैं कैसे आए थे क्वेश्चन आपके 23 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में. ओके गाइस, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड. आपसे ये पूछा गया था कि जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है व्हाट इट इज एग्जैक्टली. सो गाइस, जो डॉल्टन की थ्योरी है दिस वाज गिवन बाय द केमिस्ट, यहाँ पे यू हटा दो. ओके जो डॉल्टन थ्योरी है दिस वाज गिवन बाय द केमिस्ट जॉन डॉल्टन. ठीक है, जो अंग्रेज जॉन डॉल्टन रहे थे उन्होंने इसको गिवन किया था और उन्होंने ही इस थ्योरी को प्रपोज भी किया था. ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कब? 1800 में. ठीक है, जो डॉल्टन थे, डॉल्टन बेस की ये जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ स्टैटिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है. एंड गाइस, जो डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी है इसके हिसाब से जितने भी मैटर होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. ठीक है, नंबर वन इज जितने भी मैटर्स होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ एटम्स. और सेकेंडली जो एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट दे आर सिमिलर इन साइज एंड मास. ठीक है, जो साइज होता है मास होता है वो सेम होता है बट दे आर डिफरेंट एंड दे डू डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, इसके अलावा जो एटम्स होते हैं दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में मेंशन्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट वेयर इज दीवाने आम सिचुएटेड. सो गाइस, जो दीवाने आम है जिसको आप हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस बोलते हैं या फिर दीवाने खास जिसको हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस बोलते हैं, ये जो है ये आगरा फोर्ट में लोकेटेड है और ये शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी. ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग जो इंडिया की रैंक है वो कितनी थी. सो गाइज, इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें 2023 की जो हैप्पीनेस इंडेक्स की उसमें थी 126 रैंक. और यही हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2022 की थी उसमें अगर इंडिया की रैंक पूछी जाती है आपसे तो वो थी 136. ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है. For the year 2023, it was 126, and for the year 2022, it was 136. नेक्स्ट 2023 की ही जो हैप्पीनेस इंडेक्स रही थी उसमें गाइज अगर पाकिस्तान का पूछा जाता है तो इट वाज 108th पोजीशन था. श्रीलंका का अगर पूछा जाता है तो वो 112 पोजीशन है. नेपाल का अगर पूछा जाता है तो वो 78 पोजीशन है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हेन द वर्ड रक्षाबंधन वाज यूज्ड इन द ईयर 1905. तो उस टाइम पर कौन सा डिवीजन चल रहा था, उस समय कौन सा डिवीजन चल रहा था. ठीक है, विच डिवीजन वाज टेकिंग प्लेस एट द टाइम. सो गाइस, इन 1905 रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने रक्षाबंधन का जो शब्द था उसको डिस्क्राइब करा था एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, जो उस समय बंगाल का विभाजन चल रहा था उस चीज के लिए. ठीक है.
और 19th ऑफ जुलाई 1905 में उसको अनाउंस कर दिया गया था बाय द वायसराय ऑफ इंडिया, जो कि उस समय लॉर्ड कर्जन थे। और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसने अपना स्थान लिया था। एंड ऑन 16th ऑफ अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन जो था इट टुक प्लेस, ठीक है। आफ्टर विच जो स्वदेशी मूवमेंट था वो भी आया था, मतलब वो भी शुरू हो गया था स्वदेशी मूवमेंट भी। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट था इट स्टार्टेड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। एंड उसके बाद उसको स्थगित कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था बाय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जो थे, सेकंड वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। Next question: which Germany chancellors came in India in the year 2023? So, guys, Olaf Scholz is the correct answer. Next question: Aristotle classified organisms on the basis of what? तो guys, on the basis of habitat आप कह सकते हैं, उन्होंने describe करा था। एरिस्टोटल ने divide कर दिए थे organisms तीन category में। उनके हिसाब से जो भी habitats हैं उनकी जितनी भी क्लासिफिकेशन जो थी उनके हिसाब से वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड थी: टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड एरियल। जिसमें जो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एरियल ऑर्गेनिज्म थे उनको उन्होंने क्लासिफाई करा था एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, द वाटर एंड द एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: अलारिप्पू इज अ फॉर्म ऑफ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? तो गाइज इसमें भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर। जिसमें अलारिप्पू वर्ड की मीनिंग की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है अ फ्लावर बर्ड, एक फूल की एक कली। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अलारिप्पू एंड अलारिप्पू इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द नेट इन बैडमिंटन? तो गाइस जब बैडमिंटन खेला जाता है आपको पता ही होगा बीच में एक नेट लगाई जाती है, राइट? दोनों प्लेयर्स के बीच में एक नेट लगती है। सो आपसे पूछा ये गया था कि जो उसकी हाइट होती है वो कितनी होती है। सो गाइस जो हाइट होती है ऑफ द नेट अप्लाइड ड्यूरिंग द गेम बैडमिंटन इज 1.55 मीटर्स, जिसको 5 फीट 1 इंच कह सकते हैं आप, ठीक है, एट द एजेस। और 1.52 मीटर्स दैट इज 5 फीट जो होती है वो मिडल में होती है। एजेस में हो गई 1.55 मीटर्स और मिडल में हो गई 1.524 मीटर्स यानी कि 5 फीट। द लेंथ ऑफ द बैडमिंटन, अगर लेंथ की अगर हम बात करें गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंथ ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट कितनी होती है तो इट इज 13.41 मीटर्स, जिसको अगर हम फीट्स में बात करें तो इट इज 44 फीट्स। इसी की तरह जैसे आपसे हाइट हो गया, लेंथ हो गया, अगर विड्थ पूछा जाता है तो विड्थ ऑफ द कोर्ट इन सिंगल्स जो होता है वो होता है 5.18 मीटर्स, ओके। इट इज 5.18 मीटर्स, दैट इज अगर फीट्स में बात करी जाए तो 17 फीट्स, और अगर डबल्स में बात करें तो इट इज 6.1 मीटर्स, दैट इज 20 फीट्स। Okay, so the next question is by whom is the governor sworn in at the time of taking office? तो उनको शपथ कौन दिलवाता है? आपसे ये पूछा गया था, जो राज्यपाल है उनको शपथ कौन दिलवाता है? So guys, according to Article 159 of the Constitution of India, जो oath होती है that is administered to the governor by the Chief Justice of the High Court of the concerned state, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है by the Chief Justice of the High Court of the concerned state। अगर जो चीफ जस्टिस है वो प्रेजेंट नहीं है, उसका उपस्थिति वहां पर नहीं है, अगर वो अनुपस्थित है तो उसकी एब्सेंस में गाइस जो सीनियर मोस्ट जज होगा उस कोर्ट का, दैट पर्सन कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर द ओथ, ठीक है। फिर उसकी एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज है उस कोर्ट का वो भी एडमिनिस्टर कर सकता है ओथ को। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन: हु फाउंडेड द कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी इन मद्रास, जो कि अब चेन्नई कहलाती है, इन द ईयर 1963? सो गाइस जो वेंपति चिन्ना सत्यम थे उन्होंने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी आर्ट अकेडमी जो था उसकी स्थापना करी थी। और इसी चीज में, इसी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए उनको इन द ईयर 1998 पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।
Next question, Hariharan, who was awarded the Padma Shri Award in the year 2004, is related to what? तो जो हरिहरन है गाइस, उनको वो एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं और एक गजल सिंगर हैं, वो गजल भी गाया करते हैं, और फिर फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन दिस परफॉर्मिंग आर्ट्स उनको साल 2004 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राबी क्रॉप से रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे थे, राबी क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो गाइस जो राबी क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीस हो गया, ग्राम हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं राबी क्रॉप्स के। और जो राबी क्रॉप्स होती है, इसको गाइस विंटर में बोया जाता है और फिर स्प्रिंग सीजन में उसको हार्वेस्ट यानी कि कटाई कर दी जाती है, जो कि एसेंशियल ग्रेन्स और पल्सेस प्लीज प्रोवाइड कराते हैं। Next question, Indian football team won the gold medal by defeating South Korea in the final match of which year's Asian Games? तो guys ये जो 1962 में जकार्ता में जो मैच ऑर्गेनाइज हुआ था, उस समय में जो एशियन गेम्स हुए थे 1962 में, दैट वाज द टाइम जब इंडिया ने साउथ कोरिया को 2-1 से हरा दिया था, जबकि जो कि टीम लीड कर रही थी सैयद अब्दुल रहीम के द्वारा। उसमें जो इंडियन फुटबॉल टीम थी उसने साउथ कोरिया को 2-1 से हराया था और गोल्ड मेडल जीता था। सो 1962 मैच दैट हैपेंड इन जकार्ता इज द राइट आंसर। Okay, next question. Who is the Minister of Ports, Shipping and Waterways in 2024? So as of now, guys, जो ports, shippings और waterways के minister हैं वो है श्री सरबनंदा सोनोवाल सोनोवाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी। गाइस सारे ही रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना आपके एसएससी एमटीएस के, सभी शिफ्टों में देखने को मिल रहा है किसी ना किसी रिवर की कोई ना कोई सहायक नदी कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बाय नाउ कि ट्रिब्यूटरीज और मेन रिवर्स आपको जानना कितना इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड भी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक एंड ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तुंगभद्रा रिवर जो है इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, आपसे ये पूछा गया था। सो गाइस जो तुंगभद्रा रिवर है दैट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। और बात करें तुंगभद्रा रिवर की, तो गाइस एक हमारी जो ऐतिहासिक सिटी है जिसका नाम है हम्पी, वो भी इस रिवर के ही शोर्स पे, बैंक्स पे लोकेटेड है। तो द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कुछ ऐसी मेजर ट्रिब्यूटरीज जो कि कृष्णा रिवर की हैं। उनमें कुछ रिवर के नाम इस प्रकार हैं, जिनमें है भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वन्ना, पंचगंगा, घाट, प्रभा, दूधगंगा, डिंडी, पैडावगु और मूसी। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि कृष्णा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बिकॉज यू नेवर नो आपको किस नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एंड कमिंग बैक टू कृष्णा रिवर, तो गाइज जो कृष्णा रिवर है उसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर, और वो जो बहती है वो कुछ स्टेट्स को क्रॉस करती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश शामिल है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मिडल ऑफ जीआई? जीआई एज इन या ग्लाइसेमिक इंडेक्स की आपकी पूछी गई थी कि जो 70 टू 100, तो गाइज ये जो ग्लाइसेमिक रेंज होती है ना, इंडेक्स जो होती है, ये बेसिकली बॉडी में ग्लूकोज लेवल कितना है उसको मेजर करने के लिए होती है, जिससे पता चलता है कि आर यू लाइक प्रोन टू डायबिटीज और नो। तो आपसे पूछा गया था, इसमें अलग अलग रेंज होती है, तो 70 टू 100 की जो रेंज होती है वो क्या कहलाती है, आपसे पूछा गया था। सो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है इज अ वे टू रैंक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स बेस्ड ऑन हाउ स्लो और क्विक दे अवॉइड एंड रेज ब्लड शुगर लेवल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स जो आप कंटेन करते हो, उसको खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपकी जो बॉडी है उसको कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर ले रही है या फिर उसको अवॉइड कर रही है, जिससे कि वो ब्लड शुगर लेवल को रेज कर सके, वो जानने के लिए ये नापा जाता है। तो गाइस इसमें अलग अलग तरह की ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, जिसमें हाई, मीडियम और लो, ये तीन तरह की होती है। तो जिसमें जो हाई होती है तो वो एक ऐसा सिचुएशन होता है
When the GI of the food is between 100 and 70, it is considered a food with a high glycemic index, because these foods increase the sugar levels, so they are not considered गुड फॉर द पेशेंट्स ऑफ द डायबिटीज। तो 100 से 70 के बीच में आपको पूछा गया था, तो 100 से 70 वाला हो गया हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, जो कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ऐसे फूड अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि उससे उनका जो शुगर लेवल है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो गाइस, जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है इज द व्हेन द जीआई ऑफ द फूड इज बिटवीन 69 एंड 56। तो 69 से 56 के बीच में जो लाई करता है, दैट इज योर मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ओके गाइज, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट इज योर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसमें क्या होता है, इफ द जीआई ऑफ द फूड इज बिटवीन 55 टू 0। तो गाइज, अगर 55 टू 0 के बीच में रेंज कर रहा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, then it is considered a food with a low glycemic index, because these foods do not increase blood sugar levels। वो फिर blood sugar levels को उतना नहीं बढ़ाएंगे। So अगर आप एक diabetic patient हैं, then you can definitely include these foods in your diet। ओके गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इट वाज दैट व्हिच फॉरेन ट्रैवलर केम इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देवर राया। ओके, कृष्ण देवर राय। सो गाइज, इसमें दो, बेसिकली दो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे जब कृष्ण देवर राय का शासनकाल चल रहा था। उस समय दो ऐसे वो थे ट्रेवलर्स थे जो आए थे, जिसमें नंबर 1 पे आता है डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस जो थे वो एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, जिन्होंने विजिट करा था विजयनगर एम्पायर बिटवीन 1520 एंड 1522 एडी। और उन्होंने ही बहुत एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई थी related to Hampi, which is the capital of the Vijayanagar Empire, and he also described King Krishna Deva Rai। तो ये जो है नंबर 1 पे डोमिंगो पेज हो गए। सो गाइज, नंबर 2 जो ट्रैवलर थे उनका नाम है दुआर्ता बारबोसा। वो भी एक पोर्चुगीज ट्रैवलर थे जो कि विजयनगर आए थे ड्यूरिंग द शासनकाल ऑफ कृष्ण देव राय, who was the interpreter of the Portuguese governor Albuquerque। तो ये सारी चीज भी आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आपको पूछा गया था क्वेश्चन प्रार्थना समाज से रिलेटेड, विच इज अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। जो प्रार्थना समाज है और जो आर्य समाज है गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग दी समाज। तो प्रार्थना समाज का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो ये था, क्या व्हेन एंड हु फाउंडेड प्रार्थना समाज। सो गाइस, व्हेन की अगर हम बात करें तो इट इज 31 मार्च 1867। हु की अगर हम बात करें तो आत्माराम पांडुरंग इज द करेक्ट आंसर, हु फाउंडेड प्रार्थना समाज इन मुंबई, ठीक है। और बात करें मेन पर्पस का जिसके लिए इस समाज को लेकर आया गया था, द मेन पर्पस ऑफ द प्रार्थना समाज इज टू, कि जो सोसाइटी है उसको ये बिलीव करवाना दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एंड जो वर्शिप की जाए, जो प्रार्थना की जाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड की जाए। सो दिस वाज द थिंग जो कि उस समय प्रार्थना समाज से रिलेटेड आत्माराम पांडुरंग की विजन था। Next question, which amendment added the word secular in the preamble of the Indian Constitution? So guys, इसका correct answer होगा 42nd जो आपका constitutional amendment 1976 आया था, उसी में 3 शब्द हो गए, जैसे कि socialist, secular and integrity with unity। कुछ ऐसे words थे जो कि Indian Constitution में add करे गए थे। तो 42वां आपका constitutional amendment 1976 is the correct answer। Next question, The House of Blue Mangoes is written by whom? So guys, ये जो book है, this was written by David Davidar। Next question, who is the author of महाभाष्य? तो guys, जो महाभाष्य है उसके जो author है उनका नाम है पतंजलि, and पतंजलि जो था, it was patronized by पुष्यमित्र शुंग। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट नंबर ऑफ सेंसस वाज द 2011 सेंसस। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे देश में पहले जो कमीशन हुआ करते थे, जो प्लानिंग कमीशन थे, वो जनगणना करवाते थे। ऑब्वियसली अब भी होती है, विच इज नाउ हैंडेड ओवर टू नीति आयोग। तो गाइस, जो
सेंसस सर्वे 2011 का जो जनगणना था वो कौन सा, मतलब आप कह सकते हैं कौन सी गिनती का सेंसस था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज वो था 15वां सेंसस सर्वे। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि इंडिपेंडेंट जब हम हो गए थे उसके बाद से अगर हम काउंटेड करें तो 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की होगी। सो गाइज जो पोस्ट इंडिपेंडेंट है वो नंबर हो गया था 7th 2011 की जनगणना का। अब बात करें जो मोटो होता है ऑफ द सेंसस, वो क्या होता है। जो मोटो था, इट वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर, जो कि अक्रॉस 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, जो काफी ज्यादा फैला हुआ था, जिसमें 640 डिस्ट्रिक्ट, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट, 7935 टाउन्स और कम से कम 6 लाख यानी कि 600,000 विलेजेस से भी ज्यादा इसमें कवर थे, जिसकी जनगणना की गई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज जो सबसे पहली सेंसस थी इन इंडिया, सबसे पहला जो सेंसस सर्वे थे इंडिया में जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1872 में, जो कि लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाया गया था। ऑल्दो जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस थी इंडिया में वो 1881 में हुई थी ड्यूरिंग द शासन काल ऑफ लॉर्ड रिपन। ठीक है, और जितने भी सेंसस हुए थे आफ्टर 1951 दे वर कंडक्टेड अंडर द 1948 सेंसस एक्ट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। Next question. Okay, guys. So that was all about GKGS question. Now we will be looking for some English questions जो कि आपके 23rd अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। एंड यस, इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था। So yes, idiom का मतलब पूछा गया था like a dying duck in a thunderstorm. So what is the meaning when you are referring someone that you are looking like a dying duck in a thunderstorm? तो इसका मतलब होता है when someone is looking sad, hopeless or dejected, we are referring that situation as like a dying duck in a thunderstorm. So that is about it. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आपको करेक्ट स्पेलिंग का पूछा गया था, जिसमें आपको कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स दे रखे थे, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना था। एंड उसमें आपको दो वर्ड्स पूछे गए थे, वन वाज मैकेनिकल एंड द अदर वन वाज ब्यूटीफुल। सो गाइस ये जो दोनों करेक्ट स्पेलिंग है ये आपको प्रोवाइड करी गई है, तो आप ये दोनों स्पेलिंग देख लेना। दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मैकेनिकल and beautiful. For mechanical it is MECHANICAL, and for beautiful it is BEAUTIFUL. So these are the two correct spellings of these two words जो कि आपको पूछी गई थी। ओके, नेक्स्ट आपको सिनोनिम्स पूछे गए थे, जिसमें आपको आइडल का सिनोनिम पूछा गया था। गाइज आइडल में ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप। यहाँ जो IDLE गिवन होता है ना, इस आइडल का मतलब होता है कि खाली बैठना हुआ, विदाउट समथिंग हो गया, कि मतलब एज इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू, मतलब खाली जो है ना वो। और एक होता है IDEAL। सो दीज टू आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स विद वेरी डिफरेंट मीनिंग। और वो जो आइडियल होता है ना IDEAL, वो होता है आदर्श, आदर्शवादी जिसे हम बोलते हैं, वेरी आइडियल फॉर द सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल वेरी ऑप्ट फॉर द सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको IDLE पूछा गया था, जिसके जो सिनोनिम्स हैं वो होंगे लेजी, इंडोलेंट, स्लोथफुल, वर्कशाई, लोफिंग, इनएक्टिव और इनर्ट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स जो कि आइडल के सिनोनिम्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड फिल करना था इसमें। तो गाइज यहाँ पे आपको दे रखा था डव्स डैश फ्लाई इन द स्काई, जहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड्स इनमें से चूज करना है। इज इट SOAR और SHORE, सोर, शोर, सोर और सावर। तो इसमें जो आपका करेक्ट वर्ड होगा वो होगा SOAR, विच इज सोर, जिसका मतलब होता है टू फ्लाई हाई। तो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके हो जाएगा डव्स soar, fly in the sky. ओके, नेक्स्ट आपसे एंटोनिम पूछा गया था सिग्निफिकेंट वर्ड का। तो गाइस सिग्निफिकेंट वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं एक वेरी रेलेवेंट जो होता है उसका अब आपको एंटोनिम बताना है। तो हेयर आर सम ऑफ द वर्ड्स दैट आर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सिग्निफिकेंट, जिसमें है इंडिकेटिव, रिफ्लेक्टिव,
Characteristics signifying, denotative, symbolic, symbolical, symptomic, referring, allusive, expressive, and demonstrative. So these are some of the antonyms of significant. So that's it guys, those were the very important GK GS and English के questions जो कि आपको 23 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के पेपर में पूछे गए थे. वीडियो अच्छा लगा हो, informative लगा हो, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. And if you guys have any query, any question, any suggestion, any recommendation, then the comment box is all yours. Do come up with all of that, we are happy to help you guys. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स.